नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 22 साल पहले मुंबई आतंकी धमाकों से दहल उठी थी। उस गुनाह के लिए याकूब मेमन को फांसी हुई तो उसका बड़ा भाई धमकी पर उतर आया। खबर है कि 30 जुलाई को फांसी से 1.5 घंटे पहले टाइगर ने मुंबई में अपनी मां को फोन किया और बदला लेने की धमकी दी। मुंबई के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी पक्की हो गई तो कराची में बैठा उसका बड़ा भाई टाइगर मेमन बिलबिला उठा। इधर नागपुर जेल में याकूब के लिए जिंदगी की सारी उम्मीदें टूट रही थी, उधर टाइगर के लिए रातों की नींद हराम हो गई। 30 जुलाई की सुबह टाइगर ने फोन उठाया और मुंबई में अपनी मां हमीदा को डायल कर दिया। आतंक के टाइगर की टेंशन हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनिए अपनी मां से कैसी बात की टाइगर ने। सलाम अम्मी, खैरियत है? जुल्म की इंतहा हो गई है, जाया नहीं जाएगा। सबके आंसू जाया नहीं जाएंगे, मैं उनको चुकाऊंगा। बस हो गया, पहले की वजह से मेरा याकूब गया, अब मैं और नहीं देख सकती। तू रो मत अम्मी, इसका इनको इजाफा देना होगा। टाइगर की अपनी मां से बातचीत का मजमून एक अखबार में छपा है। अगर ये बातचीत सही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइगर मेमन के इरादे कितने खौफनाक हैं। ऐसा नहीं है कि आईएसआई या उनके जो हस्तक हैं या उनके जो उनके छत्रछाया में जो लोग पल रहे हैं, गैंगस्टर्स या टेररिस्ट, वो ये कोशिश अब नहीं कर रहे। अभी भी कोशिश उनकी चालू है लेकिन करवा नहीं पा रहे। हमला कहीं भी हो सकता है। कुछ लोग अगर इकट्ठे हो गए जिनकी इस तरह की विचारधारा है तो रिसोर्सेज जुटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक लिमिटेड डैमेज वाला बॉम्ब ब्लास्ट या इस तरह की इंसिडेंट हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़े पैमाने पे ऐसा हमला होगा इसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। दरअसल 19 जुलाई को टाइगर पूरी रात सो नहीं पाया था। याकूब को उसके गुनाहों की सजा मिल रही थी, उसके लिए एक एक पल भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ टाइगर कराची में बैठा है। उसने 30 जुलाई को सुबह 5:35 पर अपनी मां को फोन किया। ये वो टाइगर मेमन है जो मुंबई को 22 साल पहले लहूलुहान करने के बाद पाकिस्तान भाग गया था। पाकिस्तान में उसे इस बात का इनाम मिला कि उसने मुंबई को सीरियल बम धमाकों से दहलाया था और आगे भी उसके लिए आतंक का मोहरा बना रहेगा। मैंने उसको एक दिन सवाल किया, भाई साहब मुझे ये बताओ, आपने एक ऐसा काम क्यों किया था? आप बड़े थे, मजे में थे, आपकी प्रॉपर्टी थी, आपका नाम था, आपका दबदबा था, तो ये क्यों किया और पाकिस्तान में छुपे? उसने कहा, देखिए जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया तो उस वक्त उसके बाद काफ़ी जज्बात मुसलमानों में भी भड़क उठे और क्लैश हुए और उसने कहा कि बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग मारे गए। तो क्या था, मैं तब से इमोशनल हो गया और मैंने कहा इसका बदला लेंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 257 बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने वाला टाइगर मेमन हिंदुस्तान को लेकर कितनी नफरत रखता है। इसीलिए अपनी मां को किया गया उसका फोन खतरे की घंटी तो है ही। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस बात का खंडन किया है कि टाइगर मेमन ने अपनी मां को कोई फोन किया था। मुंबई पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा, कुछ अखबारों ने खबर दी है कि भगोड़े टाइगर मेमन ने अपनी मां को फोन कर याकूब मेमन की फांसी का बदला लेने की बात कही और उसकी बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट है। मुंबई पुलिस के पास ऐसी बातचीत का कोई ब्यौरा नहीं है। उधर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार का रुख भी खंडन का ही रहा। टाइगर मेमन को लेकर हमेशा से मिस्ट्री रही है और अब उसकी फोन कॉल नई पहेली बन गई है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। मुंबई हमले के सबसे बड़े गुनहगार दाऊद इब्राहिम की शह पर कभी टाइगर मेमन गीदड़ भभकी देता है, कभी छोटा शकील की वजह से। कुछ दिनों पहले ही छोटा शकील ने आज तक से बात करते हुए याकूब मेमन की फांसी पर बुरे अंजाम की धमकी दी थी। अगर ये सच है कि अपनी मां से बातचीत में टाइगर मेमन ने याकूब मेमन को फंदे पर लटकाने का इंतकाम लेने की बात कही है तो यकीन मानिए कि एक बहुत बड़े खतरे की आहट है। टाइगर मेमन के सिर पर उस पाकिस्तान का हाथ है जो लगातार
भारत के खिलाफ आतंक की साजिश बुनने में लगा रहता है। साथ ही टाइगर का नाता डी कंपनी के साथ भी है। याकूब को फांसी दिए जाने के तुरंत बाद ही डी कंपनी के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने भी याकूब की फांसी का बदला लिए जाने की धमकी दी थी। ने दे दिया कि याकूब मेमन के साथ तुम लोगों ने क्या किया, क्या इंसाफ किया है। ये इंसाफ है, ये बदले का इंसाफ है। बदला लिया है तुमने एक आदमी से। किसी कोर्ट को नहीं मानता मैं। हमारे पास हमारी अदालत है, हमको भी आपका है जजमेंट देना। पहले छोटा शकील ने धमकी दी और अब टाइगर मेमन इंतकाम की आग में जल रहा है, यानी खतरा दोहरा हो चला है। एक तो कराची में बैठा टाइगर भारत से बदला लेने की बात पर आमादा है और डी कंपनी का डॉन छोटा शकील भी याकूब को फांसी दिए जाने से बौखलाया बैठा है। याकूब को फांसी के बाद उस छोटा शकील ने यह बात कही है जिसकी टाइगर से बनती भी नहीं। लेकिन याकूब की फांसी के बाद क्या अब डी कंपनी बदला लेने के लिए फिर इकट्ठा हो रही है? जैसा मैंने आपको बताया है कि ये कई बार मोमेंट्री रिएक्शन होता है, क्योंकि जिस हिसाब से मीडिया में वो खबरें उठी, जिस हिसाब से याकूब की फांसी को इम्पोर्टेंस मिली या मीडिया कवरेज मिली, तो हो सकता है कि कुछ लोग इसकी तरफ आकर्षित हो गए हों ओनली फॉर सिंपैथी फैक्टर कि इतने साल के बाद में नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने मर्सी पिटीशन भेजे तो लेकिन उसकी वजह से दोबारा फिर से डी कंपनी रिवाइटलाइज हो जाएगी या फिर से इकट्ठे होंगे और इस तरह के कुछ घटनाक्रम होंगे हिंदुस्तान में या सिटी में, ऐसी आशंका मुझे नहीं है बिल्कुल। इतना तो तय है कि याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के बाद टाइगर मेमन और डी कंपनी के तमाम गुर्गे बौखलाए हुए हैं। तो क्या टाइगर मेमन आईएसआई के साथ कराची में बैठा हुआ साजिश रच रहा है? फरवरी 2010 में मुंबई पुलिस ने 16 साल से फरार एक छुटभइये स्मगलर अबू रशीद को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अबू रशीद ने बताया था कि टाइगर मेमन कराची में रहता है और वो आईएसआई के साथ काम करता है। टाइगर कराची से बाहर तभी निकलता है जब उसे पीओके में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंपों का दौरा करना होता है। 2002 में उसे पाकिस्तान की नागरिकता मिल चुकी है और अब उसका नाम अहमद जमाल है। खबर यह भी है कि कराची में ही टाइगर मेमन दाऊद की मदद से रियल एस्टेट का कारोबार चलाता है और वो कई शॉपिंग मॉल्स का मालिक भी बन चुका है। उसने कहा मेरे भाई ने सरेंडर किया है, तो उसके बाद वो पाकिस्तान से भाग गया। उसको क्या डर था? उसको यही डर था कि ऐसे मुझ पे शक कर रही है और ये टाइगर ने सरेंडर करवाया और अपने लिए रास्ता हमवार कर रहा है। तो ये उसको लगा, वो बेचारा भाग गया वहाँ से उस वक्त दुबई। तो वहाँ से फिर ऐसे ने वो उधर इधर दाएं बाएं घुमा के उसको वापस लाया। ऐसे को डर था कि ये कहीं अपने आप को भी हैंड ओवर न करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उस वजह से उसको वापस लाया क्योंकि वो उसको जाने नहीं देना चाहते थे उधर। आईएसआई के साथ टाइगर मेमन का नाता तभी से है जब वो भारत से फरार हुआ था और आतंकी कैंपों में भी उसकी लगातार आवाजाही होती है। टाइगर याकूब की फांसी की बदले की बात कह चुका है और उससे पहले छोटा शकील भी धमकी दे चुका है। शायद दोनों मिलकर भारत के खिलाफ आतंक की साजिश रच रहे हैं और पाकिस्तान उनका मददगार बना है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर हर गलत धंधा करता है और उसकी पीठ पर पाकिस्तानी हुकूमत का हाथ होता है और उस दाऊद का हाथ अपने उन गुर्गों की पीठ पर है जो हिंदुस्तान को बम धमाकों से दहलाने की धमकी देते हैं। और यही वजह है कि कभी छोटा शकील, कभी टाइगर मेमन बंदर घुड़की देते रहते हैं। खिसियाया हुआ टाइगर अब बदला लेने की धमकी दे रहा है और डी कंपनी भी भारत से बदले की फिराक में है। डी कंपनी यानी दाऊद की कंपनी। तो क्या दाऊद भी इस साजिश में छोटा शकील और टाइगर मेमन का साथ दे रहा है? क्योंकि बिना दाऊद की मर्जी के डी कंपनी कोई कदम नहीं उठा सकती। अब कोई इतनी दूर से बैठ के दाऊद अपने गैंग को कंट्रोल कर पाएगा या उसकी टीम को कंट्रोल कर पाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो जो पहले जो इनका इफेक्ट था, जिस हिसाब से पहले गैंग काम करते थे, वो अभी इफेक्टिव नहीं रहा उतना।
दरअसल 1993 के मुंबई धमाके की साजिश में दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन का भरपूर साथ दिया था। उस वक्त लैंडिंग एजेंट दाऊद फरसे बिना सामान का नाम जाने टाइगर का आरडीएक्स मुंबई में उतारने को राजी नहीं था। इसके लिए टाइगर मेमन ने उसे दुबई ले जाकर दाऊद इब्राहिम से उसकी मुलाकात कराई। दाऊद ने ही फरसे को कहा था कि तुम बेफिक्र होकर टाइगर का सामान मुंबई में उतरवाओ। इसके बाद ही फरसे ने 3 फरवरी और 7 फरवरी 1993 को पाकिस्तान से भेजी गई आरडीएक्स और हथियारों की खेप मुंबई के पास दिघी और शेखाड़ी गांव के समुद्र तट पर उतरवाई। Dawood Ibrahim, according to Tawfiq, he is there. Do you know Javed Chikna? I've heard his name. He's also in Pakistan. And Ijaz Pathan? Ijaz Pathan is also in Pakistan. Tiger, along with them, with their mutual consent, this work was done. 22 साल बाद याकूब की फांसी धमाके के पीड़ितों के लिए थोड़ी राहत लेकर आई थी, लेकिन इस फांसी को टाइगर ने अपने लिए चुनौती मान लिया है। तो क्या इस काम में उसे दाऊद का भी साथ मिलता है? दाऊद के 3 लेफ्टिनेंट हैं, छोटा भाई अनीस इब्राहिम, दाहिना हाथ छोटा शकील और बायां हाथ टाइगर मेमन। दाऊद का मुख्य धंधा फिरौती, नशीले दवाओं की तस्करी, सुपारी लेकर हत्या, मैच फिक्सिंग और रियल एस्टेट का है। सिर्फ मैच फिक्सिंग में ही करीब 10,000 करोड़ रुपए लगे हैं। जहां अनीस दाऊद का नंबर 2 माना जाता है, वहीं छोटा शकील सुपारी किलिंग का काम देखता है, जबकि टाइगर मेमन रियल एस्टेट का काम। जानकारों का मानना है कि जिस दाऊद को हिंदुस्तान ढूंढ रहा है, वो दाऊद पाकिस्तान में बैठकर आज भी आतंक की साजिश रचता है। आपको मालूम है कि जब वो 1993 के ब्लास्ट हुए थे तो उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग बेल आउट हो गए, कुछ लोग अभी उसमें सज़ा काट रहे हैं। तो ये किसी की सोच कैसी है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरह की सोच रखने वाला अगर कोई भी आदमी है तो वो अभी की सिचुएशन देखते हुए कामयाब नहीं हो पाएगा, वो कितनी भी कोशिश कर लें। टाइगर पाकिस्तान में है, उसके परिवार के कुछ सदस्य हिंदुस्तान में, लेकिन ये भी सही है कि पूरा परिवार कभी आतंकवाद का हिस्सा बना रहा। टाइगर का भाई याकूब मेमन 1993 के बम धमाकों की साजिश रचने वालों में था। उसको इस गुनाह के लिए 30 जुलाई को फांसी दे दी गई। टाइगर के भाई सुलेमान मेमन पर धमाकों की साजिश में शामिल होने पर देशद्रोह का आरोप लगा, लेकिन सबूतों के अभाव में वो छूट गया। सुलेमान की पत्नी रुबीना की कार से वर्ली में AK-47 और बम मिले थे। वो पुणे की जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है। टाइगर के भाई एसा मेमन के माहिम वाले फ्लैट पर धमाकों की साजिश रची गई थी। एसा मेमन अभी औरंगाबाद की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। टाइगर का एक और भाई यूसुफ मेमन धमाकों की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया, जो कि औरंगाबाद जेल में बंद है। याकूब की पत्नी राहीन पर भी याकूब को धमाकों में शामिल करने के लिए उकसाने का आरोप था, लेकिन सबूतों के अभाव में 2006 में उसे जमानत मिल गई। तो क्या आतंक की नई लपटें फिर से कराची से उठ रही हैं? सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस सवाल से टकरा रही हैं और जानती हैं कि दाऊद, छोटा शकील और टाइगर जब तक पकड़े नहीं जाते, आतंक के बादल मंडराते रहेंगे। आरिश चंद्रा, मुंबई, आज तक। 15 अगस्त सिर पर है। देश अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसके लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की नींद उन आतंकियों ने उड़ा दी है जो इंडियन मुजाहिदीन और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े हैं। इनके पोस्टर्स दिल्ली में जारी किए गए हैं। जिन आतंकियों के पोस्टर जारी हुए हैं उनमें इंडियन मुजाहिदीन के रियाज भटकल और फयाज कागजी सबसे अहम है। अभी तो सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की नींद उधमपुर और गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले ने उड़ा रखी थी कि दिल्ली से डराने वाली खबर आ गई। ये आतंक के वो चेहरे हैं जो दिल्ली को जश्न आजादी के मौके पर लहूलुहान करना चाहते हैं। इनकी निगाहें दिल्ली में हर तरफ आग और राख देखना चाहती हैं, और ये वो चेहरे हैं जिनकी तलाश में दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पहरा बिछा रखा है। 15 अगस्त के लिए जो पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी, अब वो और चौकन्नी हो गई है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर सिपाही तक के होश फाख्ता कर दिए हैं। खुफिया एजेंसियों से पुलिस को इनपुट मिला है कि दिल्ली में कुछ आतंकी घुस चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के वांटेड टेररिस्ट के पोस्टर जारी किए हैं।
इंडियन मुजाहिदीन के 3 अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में दिल्ली पुलिस ने पोस्टर्स लगाए हैं। ये आप जो इंडियन मुजाहिदीन का आप देख रहे हैं, ये जो टेररिस्ट जो वांटेड हैं, ये मध्य प्रदेश की जो इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल है, ये वो टेररिस्ट हैं, ये जो वांटेड हैं। और नीचे लिखा गया है कि इन नंबरों पर सूचना दी जाए और जो लोग भी इनके बारे में सूचना देंगे उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस ने दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन के 3 मॉड्यूल मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के आतंकियों के फोटो जारी किए हैं। दिल्ली में घुस चुके इन आतंकियों के नापाक मंसूबों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मानशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इसी के साथ विशेष में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।